अध्याय 1641 सुमित्रा और ऐश्वर्या को कैद से छुड़ाना। उस व्यक्ति का शरीर अंधेरे के कीचड़ द्वारा निगला जाने लगा। कीचड़ ने उसे कुतरना शुरू कर दिया और उस व्यक्ति के शरीर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति पूरी तरह से काले कीचड़ से ढका हुआ था। काला कीचड़ हिल रहा था और पीड़ित के शरीर के चारों ओर लिपटने लगा था। बम! इस प्रक्रिया के दौरान अचानक एक विस्फोट हुआ। ये कीचड़ तुरंत टुकड़ों में टूट गया और विभिन्न दिशाओं में बिखर गया। ऐसा लगता है कि इस आदमी का शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है। लगता है मुझे इसे फेंकना होगा, वेदांश ने लापरवाही से कहा। यह स्पष्ट था कि उसे उस व्यक्ति के जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी जिसे अभी गिनी पिग बनाया गया था। ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है। आर्यन ने देखा कि यह आदमी वास्तव में बहुत क्रूर था। आर्यन को महसूस हुआ कि वेदांश की साधना बहुत ऊंची नहीं थी। आर्यन को लगा कि अगर वो इस मामले को जल्दी सुलझा ले तो दुश्मन शायद पर्याप्त प्रतिरोध न कर पाए। वहीं रुक जाओ। जैसे ही आर्यन हमला करने वाला था, उसे अचानक किसी ने रोक दिया। कौन? आर्यन ने पूछा। वो जानना चाहता था कि उससे किसने बात की। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। बेहतर होगा कि तुम उस व्यक्ति से सीधे न लड़ो। उसके पास बहुत सारी चालें हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल सकती हैं। एक आवाज आई जिसने आर्यन को वेदांश से न लड़ने की चेतावनी दी। आर्यन ने उस आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसका पता नहीं लगा सका। आवाज का स्रोत इतना भ्रमित करने वाला था कि आर्यन को यह भी पता नहीं चला कि ये आवाज कहां से आई है, जिसे उसे विश्वास हो गया कि बोलने वाला व्यक्ति काफी सक्षम और कुशल था। तुम खुद को दिखाते क्यों नहीं? आर्यन ने उस व्यक्ति से कहा। आर्यन देखना चाहता था कि जिससे वो बात कर रहा है वो कैसा दिखता है। एक बार फिर वो व्यक्ति गायब हो गया। वो कहीं ओझल हो गया। क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया? आर्यन को लगा कि ये सब जानबूझकर किया गया था। तुम क्या कर रहे हो? तुम लड़ रहे हो या नहीं? अवनी ने आर्यन से पूछा। मुझे लगता है कि मैं पहले इस जगह के आसपास के लोगों को बचाऊंगा। आर्यन ने फैसला किया था। उसे ऐश्वर्या और सुमित्रा को बचाना था। उन दोनों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए था। उन दोनों की सुरक्षा किसी भी चीज से बढ़कर थी। आर्यन वहां गया जहां ऐश्वर्या और सुमित्रा को रखा गया था। उसने अपने दुश्मन को मात देने के लिए रणनीति का इस्तेमाल किया। शैडो क्लोन। आर्यन ने शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया। उसने आसपास के गार्डों को धोखा देने के लिए उपयोग किया। जब क्लोन दिखाई दिया तो सभी गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। वहां मौजूद सभी राक्षस तुरंत आर्यन के क्लोन पर हमला करने चले गए। जब राक्षसों ने चारा खा लिया तो आर्यन द्वारा बनाया गया शैडो क्लोन तुरंत वहां से चला गया। राक्षस आर्यन को यूं ही नहीं जाने दे सकते थे। वे तुरंत उसका पीछा करने लगे। बहुत अच्छा, योजना काम कर गई। आर्यन को गर्व महसूस हुआ। उसकी योजना बहुत अच्छी रही। अभी उसे बस जल्दी से सुमित्रा और ऐश्वर्या को बचाना था। आर्यन ने अपने सामने के अवरोध को पिघला दिया। थोड़े से कौशल के साथ वो उसे हटाने में सक्षम था। अवरोध तोड़ने के बाद आर्यन तुरंत सुमित्रा और ऐश्वर्या को बचाने गया जो बंधी हुई थीं। उसने उनकी जंजीरें तोड़ दीं। सुमित्रा और ऐश्वर्या बेहोश थीं। वे दोनों इस बात से बेखबर थीं कि क्या हो रहा है। आर्यन ने ऐश्वर्या और सुमित्रा को जगाने के लिए एक छोटी सी चाल चली। वे दोनों खांसी और बेहोशी से जाग गईं। क्या हुआ? ऐश्वर्या और सुमित्रा दोनों भ्रमित लग रही थीं। क्या तुम लोग ठीक हो? आर्यन ने उनसे पूछा। वो सुनिश्चित करना चाहता था कि वे किसी अजीब चीज से प्रभावित तो नहीं है। आर्यन, तुम इस जगह क्या कर रहे हो? ऐश्वर्या ने आर्यन से पूछा। मैं यहां तुम दोनों को ढूंढने आया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की मुसीबत में फंस जाओगी। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना तुम्हारा क्या होता? आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या से कहा। मुझे माफ कर दो, ऐश्वर्या ने माफी मांगी। दूसरी तरफ सुमित्रा माफी मांगने में हिचकिचा रही थी। उसे लगा कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। सुमित्रा, मुझे विश्वास हो सकता है कि ऐश्वर्या पकड़ी जा सकती है, लेकिन तुम भी क्यों पकड़ी गईं? आर्यन ने सुमित्रा से कहा। आर्यन को यकीन था कि सुमित्रा की क्षमता और अनुभव के साथ उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए चालाकी का इस्तेमाल किया, वरना हम कैसे पकड़े जाते? सुमित्रा ने बताया कि दुश्मन ने उसके साथ व्यवहार करते समय बहुत ही धूर्त तरीके अपनाए थे। चालाकी? आर्यन जानना चाहता था कि दुश्मन ने किस तरह के साधनों का उपयोग किया। उन्होंने हमें लुभाने के लिए चारे का इस्तेमाल किया और निवासियों को बंधक बना लिया। साथ ही जमीन के नीचे से न जाने कहां से एक अज्ञात राक्षस प्रकट हुआ और उसने हमें तुरंत पकड़ लिया। सुमित्रा ने समझाया कि वो इतनी आसानी से क्यों पकड़ी गईं। ये अजीब नहीं है। ये लोग साजिश रचने वाले हैं। ये बहुत दुष्ट भी हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। आर्यन ने सुमित्रा की बात पर विश्वास किया। तुम दोनों जल्दी से इस जगह के साथियों और लोगों को मुक्त करो। आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या से सभी को छुड़ाने के लिए कहा। सुमित्रा और ऐश्वर्या ने सिर हिलाया। दोनों ने जल्दी से वही किया जो आर्यन ने कहा था। उनकी मदद से सभी को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया गया और जगाया गया। शैडो क्लोन। आर्यन ने एक क्लोन बनाया। वो इस क्लोन का उपयोग सभी को इस जगह से बाहर ले जाने के लिए करना चाहता था। तुम सब इस शैडो का पीछा करो। आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या को शैडो क्लोन के पीछे जाने को कहा। और तुम खुद? ऐश्वर्या ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या करेगा। तुम्हें इस मामले के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा, आर्यन ने कहा।
इन लोगों की सुरक्षा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ध्यान से रहना, ऐश्वर्या ने आर्यन से कहा। दुश्मन बहुत चालाक और खतरनाक है, कहीं आर्यन उसके जाल में ना फंस जाए। आर्यन ने केवल हल्के से सिर हिलाया। ऐश्वर्या, सुमित्रा और अन्य लोग इस जगह से चले गए। तुमने मेरे गिनी पिग्स को आज़ाद करने की हिम्मत की। वेदांश आया और उसने आर्यन से कहा। वे तुम्हारे गिनी पिग्स नहीं हैं, वे सामान्य लोग हैं जो आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, आर्यन ने अपने सामने खड़े वेदांश से कहा। अध्याय 1642 और खाइब्रा। ये बहुत मजेदार है। वेदांश आर्यन की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो, क्या कुछ मजाक है? आर्यन ने वेदांश की ओर देखा। ये आदमी उस पर हंसकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारी बहुत ही मजेदार सोच पर हंस रहा हूं। वेदांश आर्यन के सोचने के तरीके पर हंस रहा था। उसे लगा कि आर्यन का सोचने का तरीका बहुत अजीब है। मेरी सोच में इतना अजीब क्या है? आर्यन ने वेदांश से पूछा। उसके सामने ये आदमी बहुत जटिल था। आर्यन नहीं जानता था कि वेदांश कैसा है। ये संभव था कि ये आदमी पागल हो गया हो, या शायद उससे भी बदतर। तुम्हारी सोच अजीब है। तुम उन लोगों की मदद करने की जहमत क्यों उठाओगे जिन्हें तुम जानते तक नहीं? ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हारे लिए ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय तुम घाटे में हो। वेदांश ने आर्यन से कहा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मुझ में अभी भी मानवता की भावना है, जबकि शायद तुम्हारे पास नहीं है। आर्यन ने वेदांश से कहा। मेरे पास वास्तव में ऐसी चीजें नहीं हैं। ऐसी चीजें मुझे केवल एक कमजोर व्यक्ति बनाएंगी। वेदांश ने अपनी मानवता को पहले ही त्याग दिया था। उसके अनुसार मानवता उसे केवल एक कमजोर व्यक्ति बनाएगी और वो कुछ भी ऊंचा हासिल नहीं कर पाएगा। ये किस तरह का पागल विचार है? आर्यन ने देखा कि ये व्यक्ति वास्तव में बहुत पागल था। मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं, बल्कि मैं एक प्रतिभाशाली हूं। मेरी सोच किसी भी इंसान से एक कदम आगे है। वेदांश ने कहा कि उसके पास ऐसा दिमाग है जो किसी भी चीज से बहुत आगे है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। आर्यन को वेदांश की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि वेदांश एक पागल और क्रूर व्यक्ति है। इसीलिए मुझे मूर्खों से बात करने से नफरत है। केवल मूर्ख ही मेरी बातों को नहीं समझ सकते, वेदांश ने आर्यन से कहा। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि वेदांश ऐसी बात कहेगा। आर्यन को लगा कि अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति ने उसका उपहास किया है जो शायद उससे कहीं ज्यादा मूर्ख था। बच्चों, एक नया खिलौना है, तुम्हें इसके साथ खेलना चाहिए। वेदांश ने ताली बजाई। जब वेदांश ने ताली बजाई तो दो बड़े राक्षस प्रकट हुए। ये विशाल राक्षस एक ओर्ग जैसा दिखता था, जिसका शरीर बिल्कुल इंसान जैसा था। अंतर ये था कि उनके शरीर का रंग काला था और उनकी पीठ पर 9 ड्रैगन सिर थे। ये किस तरह का राक्षस है? ये एक अजीब आकार का है और मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है। आर्यन नहीं जानता था कि वो किस तरह के राक्षस का सामना कर रहा था। आर्यन जो देख पा रहा था उसके अनुसार ये 9 सिर वाला हाइड्रा राक्षस था। ये एकमात्र राक्षस था जो आर्यन को सबसे मिलता जुलता लगा। जो चाहो करो, चाहो तो उसे मार डालो। वेदांश ने अपने पीछे के राक्षसों को आर्यन को मारने का आदेश दिया। वेदांश के पीछे के 2 राक्षस तुरंत आर्यन की ओर झपटे। उन्होंने शारीरिक प्रहारों से आर्यन पर सीधा हमला किया। इसका आनंद लो, ये इस छोटे से ग्रह के लिए मेरी ओर से एक उपहार है। वेदांश वहां से चला गया। उसका इरादा इस जगह को छोड़ने का था। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी, इसलिए वेदांश अब यहां और नहीं रुक सकता था। कमीने, गुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन तुरंत वेदांश को रोकने के लिए गया। आर्यन वेदांश को यूं ही नहीं जाने दे सकता था। बम! जब आर्यन ने वेदांश का पीछा करने की कोशिश की तो उसने पाया कि सामने वाला राक्षस उसे मार रहा था। इस राक्षस का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि उसने तुरंत इस जगह के पूरे फर्श को नष्ट कर दिया। आर्यन राक्षस के मुक्के से उड़ गया और कुछ दर्जन मीटर पीछे जा गिरा। इस राक्षस के पास भयानक ताकत है। आर्यन ने महसूस किया कि इस राक्षस की शारीरिक शक्ति अत्यंत मजबूत थी। ओर्क हाइड्रा राक्षस ने फिर से आर्यन पर हमला किया। इस बार राक्षस पहले से ही आर्यन के शरीर के पीछे था। मजबूत शारीरिक शक्ति के साथ साथ इस राक्षस की गति भी बहुत तेज थी। उसका विशाल शरीर उसे अद्भुत गति प्राप्त करने से नहीं रोकता था। राक्षस ने पूरी ताकत से आर्यन पर मारा। ये मुक्का आर्यन के शरीर पर जोर से लगा। एक बहुत शक्तिशाली प्रहार आर्यन के शरीर पर लगा। इस प्रहार के परिणाम स्वरूप हवा का एक विस्फोट हुआ, जिसने तुरंत उस धूल को साफ कर दिया जिसने पहले इस जगह को घेर रखा था। राक्षस हंसने लगा। जब उसने धमाके के साथ आर्यन के शरीर पर प्रहार किया तो वो हंसने लगा। आश्चर्यजनक रूप से आर्यन हिला नहीं। आर्यन अभी भी अपनी स्थिति में था। ऐसा लग रहा था कि अभी का मुक्का आर्यन के शरीर को हिला नहीं सका। ओर्क हाइड्रा राक्षस की मुट्ठी से धुआं निकलने लगा। आर्यन के संपर्क में आते ही उसका हाथ जलने लगा। ये बहुत परेशान करने वाला है। आर्यन ने महसूस किया कि उसके सामने ये राक्षस बहुत परेशान करने वाला था। आर्यन वास्तव में इस राक्षस को नष्ट करना चाहता था। ओर्क हाइड्रा राक्षस को आर्यन के हमले से दर्द महसूस होने लगा। आर्यन का हमला वास्तव में ओर्क हाइड्रा राक्षस के खिलाफ काफी प्रभावी था।
ओर्क हाइड्रा राक्षस ने खुद को आर्यन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर सका। जब उसने आर्यन से दूर जाने की कोशिश की तो ओर्क हाइड्रा राक्षस ने पाया कि उसका हाथ का हिस्सा हिलाया नहीं जा सकता था। आर्यन ने पहले ही अपनी पकड़ का उपयोग करके ओर्क राक्षस के हाथ को रोक लिया था। आर्यन ने ओर्क हाइड्रा के शरीर में आग पहुंचाना शुरू कर दिया। उसका इरादा ओर्क हाइड्रा को भीतर से नष्ट करना था। चूंकि बाहर से ओर्क हाइड्रा राक्षस के शरीर को नष्ट करना मुश्किल था, इसलिए आर्यन जो सबसे अच्छा तरीका अपना सकता था वो उसे भीतर से नष्ट करना था। ओर्क हाइड्रा का शरीर लाल होने लगा। अभी वो राक्षस उस लोहे के समान था जिसे बहुत उच्च तापमान तक गर्म किया गया हो। उसके कुछ हिस्से इस गर्मी से पिघलने लगे थे। मास्टर, दूसरा राक्षस बहुत अधिक मात्रा में शक्ति छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अवनी ने आर्यन को वेची। आर्यन ने तुरंत बगल में देखा। उसने देखा कि 9 हाइड्रा सिर ताकत इकट्ठा कर रहे थे। आग की दिशा को देखते हुए आर्यन ही उनका लक्ष्य लग रहा था। धत, आर्यन ने अपशब्द कहे जब उसने देखा कि ओर्क हाइड्रा राक्षस पहले से ही उस पर निशाना बना रहा था। बम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस बड़े विस्फोट ने भूमिगत प्रयोगशाला और उसके ऊपर की हवेली को नष्ट कर दिया। विस्फोट का प्रभाव बहुत बड़ा था। ये विस्फोट एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाने में सक्षम था। क्या हुआ? ऐश्वर्या चिंतित लग रही थी जब उसने देखा कि जिस हवेली में आर्यन था वो पहले ही नष्ट हो चुकी थी। ऐश्वर्या और सुमित्रा काफी दूर जा चुकी थीं। आर्यन के क्लोन ने इन लोगों को काफी दूर ले जाने के लिए निर्देशित किया था, इसलिए वो सुरक्षित थे और उन्हें कुछ भी बुरा अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि एक भयंकर युद्ध चल रहा है। हमें तुरंत इस जगह से दूर जाना चाहिए। सुमित्रा ने सभी से चले जाने को कहा। ये जगह अब उनके रहने के लिए अच्छी नहीं थी। लड़ाई निश्चित रूप से और भी भीषण हो जाएगी, इसलिए इस जगह को छोड़ना सबसे बेहतर विकल्प था। लेकिन आर्यन का क्या? ऐश्वर्या ने सुमित्रा से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन ठीक है या नहीं। वो ठीक होना चाहिए। वो एक महान व्यक्ति है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा को आर्यन पर अधिक विश्वास था। उसे पूरा विश्वास था कि आर्यन के पास इस मामले को संभालने के लिए पर्याप्त शक्ति है। ऐश्वर्या ने सुमित्रा की बात पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या अभी भी अत्यंत चिंतित महसूस कर रही थी। अध्याय 1643। कामिनी ने आर्यन की मदद करने से इनकार किया। आर्यन उठा और वो अपने शरीर पर गिरे मलबे के बीच से बाहर आया। वो काफी बहादुर था, क्योंकि आर्यन ने देखा कि ओर्क राक्षस तर्कहीन था। ओर्क हाइड्रा राक्षस ने आर्यन पर हमला किया और अपने ही साथी को नष्ट कर दिया। राक्षस ओर्क हाइड्रा भी बाहर आया। अजीब बात यह थी कि 2 ओर्क हाइड्रा बाहर आए थे। ये स्पष्ट था कि ओर्क हाइड्रा अभी के हमले से मरा नहीं था, तो ओर्क हाइड्रा अभी घायल होने पर मरा नहीं। ये अजीब नहीं है कि वे एक दूसरे की परवाह नहीं करते। आर्यन ओर्क हाइड्रा के काम करने के सिद्धांत को समझने लगा था। ये दोनों राक्षस आर्यन को हराने के लिए निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ संवाद करते होंगे। ओर्क हाइड्रा फिर से दहाड़ा जब उन्होंने आर्यन को देखा जो अभी भी जीवित था। ये स्पष्ट था कि ओर्क हाइड्रा को आर्यन का जीवित रहना पसंद नहीं आया। ओर्क हाइड्रा राक्षस आपस में जुड़ने लगे। वे दोनों एक इकाई बनाने के लिए गठबंधन करने लगे। वे जुड़ सकते हैं। उसके सामने वाला राक्षस बहुत अजीब था। ये कहा जा सकता था कि वेदांश द्वारा बनाया गया राक्षस उस राक्षस से बहुत अलग था जिसे आर्यन ने अक्सर देखा था। ओर्क हाइड्रा बड़ा होने लगा और उसका शरीर अधिक से अधिक मांसल हो गया। उसके शरीर की मांसपेशियां बहुत अच्छी लग रही थीं, जो यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट से भी बेहतर थीं। रक्त, ये पहली बार था जब ओर्क हाइड्रा बोला था। उनके एक में विलीन होने के बाद वे मनुष्यों की तरह बोलने लगे। ओर्क हाइड्रा ने इस जगह के आसपास के जीवित प्राणियों का रक्त सोखना शुरू कर दिया। अधिक सटीक रूप से इस राक्षस ने इस स्थान के आसपास के जानवरों का रक्त सोख लिया। विभिन्न बिंदुओं से रक्त दिखाई दिया जो ओर्क हाइड्रा की ओर बढ़ने लगा। ये रक्त ओर्क हाइड्रा के शरीर में प्रवेश करने लगा। समय के साथ ओर्क हाइड्रा का शरीर बड़ा होता जा रहा था और इस राक्षस की ताकत भी समय के साथ बढ़ती जा रही थी। वो अभी भी मजबूत हो रहा है और मुझे कुछ करना होगा। आर्यन को कुछ करना ही था, क्योंकि अगर आर्यन ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये राक्षस और भी शक्तिशाली हो जाएगा। आर्यन अब समझने लगा था कि वेदांश ने अभी क्या कहा था। ऐसा लग रहा था कि वेदांश का मतलब इसी उपहार से था। बहुत जल्द इस जगह में रहने वाले जीव मारे जाने लगे। अनगिनत जानवर ओर्क हाइड्रा द्वारा मारे गए। ओर्क हाइड्रा में आसपास के कमजोर जीवित प्राणियों या जानवरों से जीवन सार निकालने की क्षमता है। वो इसका उपयोग शरीर को मजबूत और बड़ा करने के लिए करने में सक्षम है। जितने अधिक शिकार होंगे, ओर्क हाइड्रा का शरीर उतना ही बड़ा होगा। यदि इस राक्षस को इसी तरह जारी रहने दिया गया तो इस राक्षस का शरीर निश्चित रूप से इतना विशाल हो जाएगा कि ये शायद पूरे आकाश बादल शिखर नक्षत्र क्षेत्र को खा जाएगा। चौथी उंगली, डेसोलेट पाम्स। आर्यन ने इस राक्षस से निपटने के लिए डेसोलेट पाम्स तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने इसलिए किया क्योंकि राक्षस का शरीर बहुत बड़ा हो गया था और उसकी ऊंचाई पहले से ही 4 मील हो गई थी।
आकाश के ऊपर से एक उग्र हथेली दिखाई दी। ये सुपर बड़ी उग्र हथेली सीधे ओर्क हाइड्रा के शरीर की ओर बढ़ी। ओर्क हाइड्रा स्थिर नहीं रहा और ओर्क हाइड्रा ने चौथी उंगली डेसोलेट पाम्स को रोकने के लिए कुछ जेट छोड़े। चौथी उंगली के डेसोलेट पाम्स की गति थोड़ी धीमी है, फिर भी ये दुश्मन की ओर बढ़ सकती है। आर्यन ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, इसलिए ये बहुत मददगार होनी चाहिए। इस दुनिया से नष्ट हो जाओ। आर्यन ने ओर्क राक्षस को नष्ट होने का आदेश दिया। कमीने इंसान, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओर्क राक्षस ने आर्यन से कहा कि वो उसे खा जाएगा। इससे पहले कि तुम मुझे खा सको, मैं तुम्हें पहले नर्क भेज दूंगा। आर्यन ने ओर्क राक्षस से कहा कि वो उसे नर्क भेज देगा। डेसोलेट पाम्स बहुत करीब था और वो ओर्क हाइड्रा के शरीर से टकराने ही वाला था। बम! एक विशाल और भयानक विस्फोट हुआ। ओर्क हाइड्रा पूरी तरह से डेसोलेट पाम्स द्वारा कुचल दिया गया था। डेसोलेट पाम्स का कंपन काफी मजबूत है और हर कोई इस कंपन को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। आकाश, बादल, शिखर, नक्षत्र क्षेत्र में लगभग हर जगह इस कंपन को महसूस किया गया। इस राक्षस ने काफी प्रतिरोध किया, लेकिन हमला खत्म हो जाना चाहिए। आर्यन का हमला हाइड्रा राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। गुर्र! ठीक उसी समय जब आर्यन ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, उसने देखा कि राक्षस हाइड्रा का शरीर फिर से बनने लगा। ओर्क हाइड्रा के राक्षस शरीर, जो पहले टुकड़ों में फट गया था, अब फिर से पूरा हो गया। 10 सेकंड से भी कम समय में ओर्क हाइड्रा का शरीर अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। हा हा हा, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? ओर्क हाइड्रा आर्यन पर हंसा कि वो उसे मार नहीं पाया। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसके सामने ये राक्षस वास्तव में उसे चुनौती देना चाहता था। क्या इत्तेफाक है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है? आर्यन ने दिव्य इन यांग तलवार को बुलाया। जब आर्यन ने दिव्य इन यांग तलवार को बुलाया तो उसने पाया कि तलवार बाहर आना नहीं चाहती थी। कामिनी, तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहती? आर्यन ने कामिनी से पूछा। मैं इस राक्षस से नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। कामिनी ने कहा कि उसे आर्यन के सामने उन राक्षसों से लड़ना पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि कामिनी लड़ने से इनकार कर देगी। ये पहली बार था जब कामिनी ने लड़ने से इनकार किया था। आर्यन द्वारा जबरन बुलाने पर भी कामिनी ने मना कर दिया। यदि तुम अच्छी बनोगी तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। आर्यन ने कहा कि वो उसे एक उपहार देगा। मैं नहीं चाहती। कामिनी ने फिर से मना कर दिया और बाहर आने से इनकार कर दिया। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। कामिनी को आर्यन द्वारा भी मनाया नहीं जा सका। अवनी, कामिनी को क्या हुआ है और उसने लड़ने से क्यों मना कर दिया? आर्यन ने अवनी से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखती हूं कि कामिनी उस राक्षस से थोड़ा डरी हुई है। अवनी ने देखा कि कामिनी उस राक्षस से डरती थी, जिसका सामना आर्यन कर रहा था। यह संभव था कि कामिनी पास्ट में इस राक्षस से मिली हो, वरना कामिनी इस राक्षस से बाहर निकलकर लड़ने से क्यों डरेगी? लगता है मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। आर्यन ने महसूस किया कि उसे दूसरी योजना की आवश्यकता है और वो चीजों को इसी तरह जारी नहीं रहने देना चाहता। इसे महसूस करो। जब आर्यन सोच रहा था तभी इस राक्षस ने आर्यन पर हमला किया। इस हाइड्रा राक्षस ने आर्यन पर मुक्कों और धमाकों से हमला किया। हमले को आते देख आर्यन ने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और आर्यन ने अपने हाथ को दिव्य कवच से ढक लिया। बम बम बम! ओर्क राक्षस आर्यन पर अंधाधुंध हमला करता रहा। जब आर्यन ने अपने हाथों को दिव्य कवच से ढका तो उसने देखा कि ओर्क राक्षस का हमला उसके खिलाफ काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ओर्क राक्षस का हमला दिव्य कवच को छूते ही कमजोर हो गया। ये अच्छा है। आर्यन ने ओर्क हाइड्रा को हराने का एक तरीका ढूंढ लिया। हालांकि आर्यन दिव्य इन यांग तलवार का उपयोग नहीं कर सका, फिर भी वास्तव में आर्यन अभी भी इस राक्षस से लड़ने के लिए दिव्य कवच का उपयोग कर सकता था। ब्रेकिंग मीटियर ब्लो! आर्यन ने दुश्मन की ओर एक प्रभावी हमला किया और यह हमला निश्चित रूप से दिव्य कवच के गॉन्टलेट का यूज करके किया गया था। गाह! ओर्क हाइड्रा राक्षस ने तुरंत एक असहनीय पीड़ा महसूस की और उसे आर्यन के हमले से पीड़ा हुई। अध्याय 1644। शीतल आर्यन के सामने प्रकट हुई। तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारे जैसा इंसान संभवतः मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ओर्क हाइड्रा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आर्यन खुद को घायल कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आर्यन ने राक्षस के सवाल का जवाब दिया। उसने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे जैसे राक्षस अपनी बुद्धि कैसे रख सकता है? ये बहुत अजीब है। आर्यन को अजीब लगा कि इस राक्षस के पास इतनी महान बुद्धि कैसे हो सकती है। वो आर्यन से बात तक कर सकता था। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं दूसरी दुनिया का राक्षस हूं। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो। ओर्क हाइड्रा ने आर्यन से कहा। दूसरी दुनिया का एक राक्षस, अब मैं जान गया हूं। आर्यन को पहले ही पता चल गया था कि इस राक्षस का क्या मतलब था। ये पता चला कि ये राक्षस दूसरी दुनिया का राक्षस था। आर्यन को याद आया कि ऐसा राक्षस बहुत दुर्लभ था और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था।
आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह पर किसी से मिलेगा। आर्यन शायद उन अभाग्य लोगों में से एक था, क्योंकि दूसरी दुनिया के राक्षस आमतौर पर बेहद शातिर और घातक होते थे। ये राक्षस एक भयानक संकट थे और इन्हें मारना या सील करना पड़ता था। मुझसे टकराकर तुम बहुत बदकिस्मत रहे, अब परिणामों को स्वीकार करो। और हाइड्रा ने एक घनी काली गैस उगलनी शुरू कर दी। फिर से वही तकनीक। आर्यन तुरंत पीछे हट गया। उसे अभी भी ये तकनीक याद है। जब आर्यन इससे घिरा हुआ था तो आर्यन की सारी गहन ऊर्जा इस काली गैस द्वारा सोख ली गई थी। काली गैस बहुत तेजी से फैल गई और इस काली गैस ने तुरंत सैकड़ों मील के दायरे को कवर कर लिया। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो इस कोहरे से और भी जगहें प्रभावित होंगी। आर्यन ने ईगल गॉड से मिली विरासत का इस्तेमाल किया। उसने काली धुंध को अभी से आगे बढ़ने से रोकने के लिए हवा की शक्ति का इस्तेमाल किया। इसे सहने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें असहनीय दर्द का अनुभव होगा। आर्यन को अपनी क्षमता को रोकते देख और हाइड्रा हंसा। उसने हंसते हुए देखा कि आर्यन क्या कर रहा था। आर्यन ने इसे रोकने की कोशिश की और उसने इसे थामने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। अभी आर्यन ने महसूस किया कि उसकी गहन ऊर्जा बहुत तेजी से कम हो रही है। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो आर्यन की ताकत जल्द ही खत्म हो जाएगी। मास्टर, आपको पूर्ण दिव्य कवच का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आपकी गहन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अवनी ने तुरंत आर्यन को दिव्य कवच का उपयोग करने के लिए कहा, क्योंकि इस समय ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी आर्यन के पास दो विकल्प थे, एक अपनी नसों को खोलना ताकि उसकी गहन ऊर्जा ओवरफ्लो होती रहे, या वो काली शक्ति को रोके जो आर्यन की गहन ऊर्जा को सोख रही थी। ऐसा लगता है कि दूसरे विकल्प का उपयोग करना सबसे तर्कसंगत है। फिलहाल आर्यन केवल दूसरे विकल्प का उपयोग कर सकता था, और ये एक ऐसा तरीका था जिसका उपयोग आर्यन दुश्मन से निपटने के लिए कर सकता था। जैसे ही आर्यन ने दिव्य कवच का उपयोग करने का इरादा किया, एक अत्यंत मजबूत रोशनी ने आर्यन को घेर लिया। ये और क्या है? आर्यन ने पूछा कि क्या हुआ। फिर से आर्यन के सामने ये चीज़ दोबारा हुई। आर्यन के सामने एक आकृति दिखाई दी। जो आकृति दिखाई दी वो सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला की आकृति थी, जिसके चेहरे पर एक हुड था जिसने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। एक नज़र में इस महिला की आकृति सुंदर और सुंदर है। इस महिला की सुंदरता बहुत उज्ज्वल है और उसका शरीर प्रकाश की किरण की तरह चमकता है जो इस दुनिया को रोशन करता है। अंततः वो बाहर आना चाहती है। आर्यन इस महिला को करीब से देख रहा था। जो व्यक्ति आर्यन को देख रहा था वो आखिरकार आर्यन के सामने प्रकट हो गया था। ये महिला शीतल थी। वो वर्तमान में आर्यन से अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए हुड पहने हुए थी। शीतल का यहाँ आने का उद्देश्य वेदांश के साथ साथ उसके सामने मौजूद राक्षसों को नष्ट करना था। प्रकाश की सबसे मजबूत शक्ति वाली शीतल को दूसरी दुनिया के उन राक्षसों को नष्ट करना था जो अंधकार और अत्यधिक नफरत से भरे हुए थे। अवनी, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? आर्यन ने अपने सामने मौजूद महिला के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की। वो अपने सामने मौजूद महिला की पहचान जानना चाहता था। मुझे नहीं पता। अवनी ने कहा कि उसे इस मामले के बारे में नहीं पता था और वो नहीं जानती थी कि उसके सामने वाली महिला कौन थी। अवनी वास्तव में जानती थी कि ये महिला कौन थी, लेकिन वो आर्यन के सामने इसे नहीं कहना चाहती थी। शीतल वो थी जिसने प्रिया और आर्यन की महिलाओं को आश्रय दिया था। ये महिला वो भी थी जिसने आर्यन की महिलाओं को प्रशिक्षित किया था और साधना के लिए उपयुक्त जगह ढूंढी थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से अवनी जानती थी कि शीतल कौन थी। इस महिला ने हुड पहना हुआ है और मैं इसे देखना चाहता हूँ। आर्यन शीतल को देखना चाहता था क्योंकि वो शीतल के बारे में जिज्ञासु था। गॉड आइज। आर्यन ने गॉड आइज का इस्तेमाल किया। उसने शीतल के घूंघट को झांकने के लिए गॉड आइज का इस्तेमाल किया। जो तुम कर रहे हो वो बेकार है क्योंकि तुम इसे नहीं देख पाओगे, शीतल ने आर्यन से कहा। शीतल पहले से ही जानती थी कि आर्यन क्या करेगा। क्या वो मेरा मन पढ़ सकती है? आर्यन ने तुरंत सोचा कि शीतल आर्यन का मन पढ़ सकती थी। आर्यन स्पष्ट रूप से शीतल का चेहरा कैसा दिखता था नहीं देख सका। शीतल का चेहरा इतनी तेज रोशनी से ढका हुआ था कि गॉड आइज उसे भेद नहीं सकीं। शीतल की सबसे बड़ी क्षमता एक नज़र में भविष्य देखने की थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो देख और अनुमान लगा सकती थी कि आर्यन क्या करेगा। शीतल की क्षमताओं को अत्यंत दुर्धेय कहा जा सकता था और इस दुनिया में केवल वही ऐसा कुछ कर सकती थी। यहाँ तक कि प्रिया भी इस तरह का काम नहीं कर पाती। ये महिला बहुत सुंदर और बहुत कोमल दिखती है। वास्तव में ये कौन है? आर्यन शीतल की पहचान के बारे में जिज्ञासु था। इस महिला की आवाज़ बहुत कोमल और अनुग्रह से भरी थी। वो स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी की महिला थी। शीतल ने अपनी एक उंगली उठाई। जैसे ही शीतल ने ऐसा किया, शीतल की तर्जनी उंगली से एक रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी विशाल थी कि इसने आकाश बादल नक्षत्र क्षेत्र के लगभग 1/5 हिस्से को घेर लिया। आर्यन स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, इसलिए आर्यन को ये देखने के लिए गॉड आइज का इस्तेमाल करना पड़ा कि क्या हो रहा है। शीतल शुद्धिकरण कर रही थी और शीतल के ऐसा करते ही काला धुआं छटने लगा। शीतल ने सब कुछ साफ कर दिया और अभी की रोशनी के विस्फोट के बाद काले धुएं का कोई निशान नहीं बचा। और हाइड्रा दहाड़ने लगा। शीतल के हमले को प्राप्त करने पर उसे बहुत दर्द हो रहा था।
रोशनी बहुत परेशान करने वाली है। ऑर्क हाइड्रा बहुत चिड़चिड़ा गया था। वो जो हो रहा था उससे बहुत असंतुष्ट था, क्योंकि उसके लिए रोशनी ही वो चीज़ थी जिसने उसे सबसे असहज महसूस किया था। उसके पास बहुत शुद्ध और बहुत मजबूत गहन प्रकाश शक्ति है। आर्यन शीतल का निरीक्षण करना जारी रखा। आर्यन ने शीतल की शक्ति देखी। शीतल की गहन प्रकाश शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। ये शक्ति विशाल और अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसने दुश्मन को देखते ही कांपने पर मजबूर कर दिया। चलो इस राक्षस को हराने में मदद करें। शीतल ने आर्यन को अपने सामने मौजूद दुश्मन को हराने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। वो तुरंत गया और राक्षसों से लड़ने में शीतल की मदद की। यहाँ आर्यन और शीतल ने कार्यों को विभाजित करना शुरू कर दिया। आर्यन वो था जो आगे आ रहा था, जबकि शीतल पीछे से आर्यन की मदद कर रही थी। आर्यन आगे बढ़ा और ऑर्क हाइड्रा पर अंधाधुंध आक्रमण किया। उसने अपने दुश्मन की ओर लगातार आक्रमण किए। दूसरी तरफ शीतल ने गहन प्रकाश के साथ हमला किया। वे दोनों एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से सहयोग कर सके। अध्याय 1645 ओर्क हाइड्रा के उद्गम स्थल की ओर। बम बम बम। आर्यन के हमले और शीतल के प्रहार ओर्क हाइड्रा के शरीर पर सीधे लगे। गा! ओर्क हाइड्रा चिल्लाया। आर्यन और शीतल के हमलों को झेलते हुए उसकी चीख निकल गई। क्रूप राक्षस, अब इसे महसूस करो। आर्यन बहुत उत्साहित था। वो उत्साहित था क्योंकि वो ओर्क हाइड्रा से लड़ पा रहा था और उसे बुरी तरह पीट रहा था। कमीने इंसान। ओर्क हाइड्रा का शरीर बिखरने लगा। शीतल के प्रकाश हमलों के कारण ओर्क हाइड्रा के ठीक होने की गति बहुत धीमी हो गई थी। तुम पहले ही पस्त हो चुके हो, लेकिन फिर भी हमें चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो। तुम बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो, आर्यन ने ओर्क हाइड्रा से कहा। ओर्क हाइड्रा उससे पंगा लेकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा था। चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। तुम इंसान मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। ओर्क हाइड्रा ने आर्यन को चुप रहने के लिए कहा। उसे लगा कि आर्यन उसके बारे में ऐसी बातें करने के योग्य नहीं है। तुम्हें जागना होगा और इस दुनिया की वास्तविकता का सामना करना होगा। तुम पहले ही हार चुके हो, इसलिए बस इसे स्वीकार कर लो। आर्यन ने कहा कि ओर्क हाइड्रा पहले ही हार चुका है, इसलिए हार मान लेना ही बेहतर है। हार ये बहुत ही मजेदार शब्द हैं। मैं कभी किसी से नहीं हारूंगा। ओर्क हाइड्रा को महसूस हुआ कि वो कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। ऐसा लगता है कि तुम मुसीबतें बढ़ाना जारी रखना चाहते हो, तो फिर मुझे तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने दो। आर्यन अपने सामने मौजूद इस राक्षस की इच्छा पूरी करने वाला था। वो उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटा देने वाला था। जैसे ही आर्यन ओर्क हाइड्रा पर हमला करने वाला था, इस राक्षस के शरीर से एक बहुत बड़ा काला आभा निकलने लगा। ये काला आभा इतना भयानक था कि उसने ओर्क हाइड्रा के पूरे शरीर को ढक लिया। कमीने, मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगानी पड़े। ओर्क हाइड्रा निश्चित रूप से आर्यन को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाला था। चाहे कुछ भी हो जाए, ओर्क हाइड्रा आर्यन और शीतल को हराने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। ओर्क हाइड्रा की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। वो वर्तमान में आर्यन को हराने के लिए अपने स्वयं के जीवन सार को जला रहा था। जब राक्षस ओर्क हाइड्रा ने ऐसा किया तो उसके शरीर पर बहुत सारे चेहरे दिखाई देने लगे जो मुखौटे जैसे लग रहे थे। ये मुखौटा चेहरा बहुत तेज आवाज करने लगा, जिसे सुनने वालों के कानों में दर्द होने लगा। ये बहुत शोर मचा रहा है। आर्यन ने तुरंत ध्वनि इंसुलेशन का उपयोग किया। उसने राक्षस हाइड्रा को सफल नहीं होने दिया। हाइड्रा राक्षस आर्यन को घायल करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसका असली लक्ष्य शीतल थी। शीतल की ताकत बेहद परेशानी वाली थी, इसलिए हाइड्रा राक्षस का शीतल को निशाना बनाना कोई अजीब बात नहीं थी। शीतल ने अपने कान ढक लिए। ये आवाज उसकी एकाग्रता को काफी परेशान कर रही थी। इसके अलावा ओर्क हाइड्रा के शरीर पर मौजूद मुखौटे के द्वारा उत्पन्न हिंसक लहरों के कारण शीतल की हलचल भी थोड़ी बाधित हो गई थी। ये एक बहुत अच्छा अवसर है। ओर्क हाइड्रा को लगा कि ये एक सुनहरा मौका है। उसने आर्यन और शीतल पर एक विशाल लहर से हमला किया। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी ओर आने वाले हमले का विरोध किया। दूसरी ओर शीतल ने कुछ नहीं किया। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि शीतल ओर्क हाइड्रा के हमले से बचने की कोशिश करेगी। मर जाओ। ओर्क हाइड्रा बहुत खुश था। वो आखिरकार शीतल को मारने में सक्षम होने वाला था, जो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। सावधान रहो, आर्यन ने शीतल से कहा। उसने शीतल को इस शक्तिशाली हमले को झेलते समय सतर्क रहने को कहा। शीतल ने आर्यन को कोई जवाब नहीं दिया। वो आर्यन की बात सुनकर बस शांत रही। शू! ओर्क हाइड्रा का हमला आखिरकार शीतल से सीधे टकराया। हा। ओर्क हाइड्रा बहुत खुश था। वो युद्ध में सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाली हस्ती को हराने में कामयाब रहा था। एक हार गई, अब तुम्हारी बारी है, ओर्क हाइड्रा ने आर्यन से कहा। जब उसने आर्यन से ये कहा तो उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? आर्यन ने ओर्क हाइड्रा से पूछा। आर्यन ने ओर्क हाइड्रा को एक चेतावनी दी। तुम क्या कह रहे हो? ओर्क हाइड्रा ने आर्यन से कहा। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि आर्यन क्या कहना चाहता है। गोल्डन लाइट शॉट। शीतल अचानक प्रकट हुई। उसने ओर्क हाइड्रा के शरीर के पीछे से हमला किया। प्रकाश की एक किरण ने ओर्क हाइड्रा के शरीर को भेद दिया। ये शॉट सीधे ओर्क हाइड्रा के शरीर के पार निकल गया।
धत। ओर्क हाइड्रा शीतल की हरकत से फिर से गुस्से में आ गया। इस महिला ने वास्तव में उस पर एक अप्रत्याशित जगह से हमला किया था। ईगल क्लाउड टर्नर क्लॉ। आर्यन ने शीतल द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाया और ओर्क हाइड्रा पर जोरदार हमला किया। ईगल क्लाउड टर्नर क्लॉ सीधे ओर्क हाइड्रा के सिर पर लगा। ओर्क हाइड्रा का शरीर तुरंत मुड़ गया और आर्यन के हमले से पल भर में कुचला हुआ सा लगने लगा। ओर्क हाइड्रा का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आर्यन और शीतल के हमलों से वो पहले से ही एक पागलों जैसी स्थिति में था। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, अब तुम इसके साथ और कुछ नहीं कर पाओगे। आर्यन ने देखा कि ओर्क हाइड्रा बहुत खराब स्थिति में था। अब वो और कुछ नहीं कर पा रहा था, सब कुछ इसी जगह खत्म हो गया। शीतल आर्यन के करीब आई। वो आर्यन के पास आई और उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। शीतल ने अभी तक आर्यन से अपनी दूरी बनाए रखी थी। वो अभी तक पूरी तरह से आर्यन के करीब नहीं आ पाई थी। हा हा हा। ओर्क हाइड्रा फिर से हंसा। आर्यन की बात सुनकर वो फिर से खिलखिला उठा। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या हार ने तुम्हें पागल कर दिया है? आर्यन ने ओर्क हाइड्रा से कहा। मैं तुम लोगों को देखकर हंस रहा था। चूंकि मैं अब और नहीं लड़ सकता तो क्यों ना मैं तुम लोगों को भी अपने साथ ले चलूं? ओर्क हाइड्रा ने कहा कि वो आर्यन और शीतल को भी अपने साथ ले जाएगा। तुमने क्या कहा? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि ओर्क हाइड्रा ऐसी पागलपन भरी बात कहेगा। ये राक्षस आर्यन और शीतल के साथ कुछ बुरा करना चाहता था। अचानक आर्यन और शीतल के चारों ओर एक काला गुंबद दिखाई दिया। ये गुंबद एक टेलीपोर्टेशन एरे जैसा था जो किसी व्यक्ति को ले जा सकता था। वो हमें दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता है, शीतल ने आर्यन से कहा। इसका क्या मतलब है, एक टेलीपोर्टेशन? आर्यन ने शीतल से पूछा। वो शीतल से स्पष्टता चाहता था। वो हमें अपने साथ वहां ले जाएगा जहां से वो आया है। शीतल ने आर्यन को स्पष्ट किया कि उसका क्या मतलब था। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? अधिक विस्तार से समझने के बाद आर्यन आखिरकार समझ गया कि शीतल क्या कहना चाहती थी। ये वास्तव में खतरनाक है, शीतल ने आर्यन को उत्तर दिया। तो फिर हम भागना क्यों नहीं शुरू करते? आर्यन ने फिर से शीतल से कहा। ये महिला आर्यन के लिए बहुत भ्रमित करने वाली थी। अब हम और नहीं भाग सकते, बहुत देर हो चुकी है। शीतल ने बताया कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है। धत। आर्यन काफी जोर से चिल्लाया। वो पहले यहां से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर सका? काली रोशनी ने आर्यन के शरीर को घेर लिया। काली रोशनी ने आर्यन और शीतल के शरीर को पूरी तरह ढक लिया। आर्यन और शीतल को ओर्क हाइड्रा के उद्गम स्थल की ओर ले जाया गया। आर्यन और शीतल के जाने के बाद 9 इमॉर्टल पीक संप्रदाय की मदद इस जगह पर पहुंची। वो चल रही लड़ाई में सहायता प्रदान करने आए थे, लेकिन जब वे आए तो उन्होंने पाया कि ये जगह खाली थी, यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। अध्याय 1646 अनजाने में शीतल को छुआ। इस स्थान पर जो कुछ बचा था वो उस महान युद्ध के अवशेष थे जो यहाँ हुआ था। अब यहाँ आर्यन और शीतल का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ होने की खबर सुनकर मानसी तुरंत वहां आ गई। वो सीधे सुमित्रा और ऐश्वर्या से मिलने गई। यहाँ क्या हो रहा है? मानसी ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि इस जगह पर क्या चल रहा है। मानसी को पूरा यकीन था कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो हुआ है। बहन मानसी, आर्यन अभी वहां लड़ा था, क्या आप उसे ढूंढकर उसकी मदद कर सकती हैं? ऐश्वर्या ने मानसी को पूरी बात बताई कि वहां क्या हुआ था। आर्यन इस मामले में शामिल है? मानसी ने अपना सिर हिलाया। आर्यन हमेशा इस तरह की अनावश्यक मुसीबतें क्यों ढूंढता रहता है? ये बिल्कुल सच है। सुमित्रा ने ऐश्वर्या की बात की पुष्टि की। मैं तुम लोगों के लिए उसे ढूंढूंगी। मानसी ने कहा कि वो जाकर आर्यन को खोजेगी। वो लड़का भी न जाने क्यों हमेशा इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस जाता है, जबकि वो चुपचाप बैठकर कुछ न करने का विकल्प भी चुन सकता था। मानसी असहाय महसूस कर रही थी। मानसी इस जगह की छानबीन करने गई और वो आर्यन के ठिकाने की तलाश करने लगी। मानसी तेजी से इस जगह के चारों ओर गई। वो आर्यन के ठिकाने को देख रही थी जो शायद इस जगह के आसपास कहीं मलबे में दबा हो सकता था। इस जगह के आसपास जीवन का कोई संकेत नहीं है। मानसी को कुछ नहीं मिला। उसे इस जगह के आसपास जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। अगर आर्यन अभी भी जीवित होता तो उसे इसी जगह के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में आर्यन यहाँ नहीं था। वो कहाँ गया? मानसी को जिज्ञासा हुई कि आर्यन कहाँ चला गया होगा। मानसी ने हार नहीं मानी और वो आर्यन के ठिकाने की तलाश करती रही। उसे विश्वास था कि आर्यन अभी भी इसी जगह के आसपास होगा। काफी देर तक खोजने के बाद भी मानसी को आर्यन का पता नहीं चल सका। ये बेकार है, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मानसी को लगा कि ये सब व्यर्थ था। चूंकि मानसी को आर्यन का पता नहीं चला, इसलिए उसने जाकर ऐश्वर्या और सुमित्रा से मिलने का फैसला किया। क्या हुआ? ऐश्वर्या और सुमित्रा ने मानसी से पूछा। वे दोनों मानसी के खोज का परिणाम जानना चाहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि आर्यन उसी जगह पर है? क्योंकि मुझे उसका कोई अता पता नहीं मिला। मानसी ने कहा कि उसे आर्यन कहीं नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ? ऐश्वर्या को उम्मीद नहीं थी कि मानसी को आर्यन का पता नहीं चलेगा। सुमित्रा, क्या तुम्हें यकीन है कि आर्यन उसी जगह पर था? मानसी ने सुमित्रा से पूछा। आर्यन हमें बचाने आया था, इसलिए उसे वहीं होना चाहिए था। सुमित्रा ने फिर से स्पष्ट किया कि आर्यन उनकी मदद करने आया था।
मैं वास्तव में आर्यन का पता नहीं लगा पाई, मानसी गंभीर थी। वो कहाँ गया? मानसी, सुमित्रा और ऐश्वर्या इस मामले को लेकर उत्सुक थीं। वे दोनों हैरान थी कि आर्यन कहाँ चला गया। वो कहीं जा सकता है। मानसी ने अनुमान लगाया कि आर्यन शायद कहीं और चला गया होगा, क्योंकि आर्यन को अक्सर साहसिक कारनामों पर जाने की आदत थी। ऐसा हो सकता है। सुमित्रा शायद मानसी की बात से सहमत थी, क्योंकि इसकी संभावना बहुत अधिक थी। क्या आपको यकीन है? ऐश्वर्या अभी भी आर्यन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। ऐश्वर्या, इसकी संभावना बहुत अधिक है, हम पर भरोसा करो। मानसी ने ऐश्वर्या को आश्वस्त किया कि आर्यन ठीक है। ऐसी स्थिति में मानसी केवल ऐश्वर्या को ये दिलासा दे सकती थी कि सब ठीक हो जाएगा। ऐश्वर्या अभी काफी छोटी थी, इसलिए उसका अनुभव सुमित्रा से अलग था। सुमित्रा इस मामले से निपटने के दौरान अधिक शांत दिख रही थी। सुमित्रा भी आर्यन की स्थिति को लेकर चिंतित थी, लेकिन आर्यन पर उसका भरोसा इतना अधिक था कि उसे विश्वास था कि आर्यन ठीक होगा। तुम सब वापस जाओ और अपने घावों का इलाज करो। मानसी ने ऐश्वर्या, सुमित्रा और वरिष्ठ शिष्यों से पहले वापस जाकर अपने घावों का इलाज करने को कहा। इस जगह की स्थिति को वो खुद संभालेगी। मानसी इस मामले से निपटने के लिए अपना बेस्ट प्रयास करेगी। ये संभव है कि आर्यन जल्द ही वापस आ जाए, और वो निश्चित रूप से वापस आएगा। सुमित्रा सबको साथ ले गई और वे सभी तुरंत अपने घावों का इलाज कराने के लिए संप्रदाय की ओर चल दिए, जबकि निवासियों का उनके घरों में लौटने और अपने परिवारों से मिलने के लिए स्वागत किया गया। आर्यन और शीतल इस समय न जाने कहाँ फंसे हुए थे। आर्यन के चारों ओर अंधेरी रात जैसा माहौल था। ये कहाँ है? आर्यन जागा और उसने अपने आसपास की जगह को देखा। आर्यन ने देखा कि इस जगह के चारों ओर अंधेरा था और यहाँ केवल बहुत कम रोशनी आ रही थी। मुझे मत बताओ कि ये वही जगह है जहाँ से वो राक्षस आया था। आर्यन ने तुरंत सबसे बड़ी संभावना के बारे में सोचा कि ये उसी राक्षस का उद्गम स्थल होना चाहिए जिससे वो अभी लड़ा था। ये देखकर आर्यन ने तुरंत उठने की कोशिश की और उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। म्यू न्यू, जैसे ही आर्यन ने उठने के लिए अपने हाथों का सहारा लिया, उसने किसी बहुत कोमल चीज को छुआ। इस चीज को छूने का एहसास बेहद सुखद था। ऐसा लगा जैसे आर्यन इस दुनिया की सबसे नरम और लचीली चीज को छू रहा हो। आर्यन ने तुरंत बगल में देखा और पाया कि शीतल उसके बगल में थी। इस समय शीतल अभी भी बेहोश थी। अभी आर्यन ने गलती से शीतल के दोहरे शिखरों में से एक को छू लिया था। शीतल के पास बहुत अच्छी संपत्ति थी, जो आर्यन जैसे पुरुष को लुभाने के लिए पर्याप्त थी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आर्यन ने देखा कि उसकी किस्मत बहुत बुलंद थी, क्योंकि वो इस तरह की असंभव चीज को छू सका। ऐसा लगता है कि आसमान ने आर्यन को अनंत भाग्य दिया है। आर्यन ने इस एहसास को छोड़ने से थोड़ा मना किया, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो वो इस सुखद एहसास को छोड़ना नहीं चाहता था। शीतल ने अचानक हलचल की और ये स्पष्ट था कि वो जागने वाली थी। शीतल को जागते हुए देख आर्यन को तुरंत रुकना पड़ा। उसे तुरंत शीतल के दोहरे शिखर के एहसास को छोड़ना पड़ा, वरना शीतल उसे बहुत बड़ा ठरकी समझ लेती। आर्यन ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिसने दुश्मन से लड़ने में उसकी मदद की थी, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करे। आर्यन ने शीतल के शिखर से अपनी पकड़ हटा ली, लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार एक बार दबाना नहीं भूला। ऐसा करने के बाद आर्यन तुरंत शीतल के शरीर से दूर चला गया, ताकि शीतल उस पर शक न करे। कुछ मिनटों बाद शीतल जाग गई और वो तुरंत खड़ी हो गई। शीतल ने आर्यन की ओर देखा, जो उससे काफी दूर खड़ा था। अध्याय 1647, दूसरी दुनिया का रसातल। क्या तुम जाग गई हो? आर्यन ने शीतल से कहा। उसने पूछा कि क्या शीतल होश में है। तुम मुझसे दूर क्यों रहे? कोमलता से भरी आवाज में शीतल ने आर्यन से पूछा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शुरू से यही हूं, आर्यन ने शीतल से कहा। सच में? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे छू रहा है? शीतल ने आर्यन से कहा। यह सुनकर आर्यन के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। शीतल की बात सुनकर आर्यन तुरंत घबरा गया। ओह नहीं, ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया है कि क्या हुआ था। आर्यन ने देखा कि शीतल को अभी अभी हुई घटना का आभास हो गया था। आर्यन को इस समस्या से बचने का रास्ता खोजना था। कोई बहाना बनाना ही सबसे तर्कसंगत काम था। आर्यन सोच रहा था कि वो उस व्यक्ति के सामने कैसे बहाना बनाएगा जिससे वो अभी अभी मिला था। ये आर्यन के लिए थोड़ा जटिल था। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल ने कहा कि आर्यन को यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था। अवनी, क्या वो मेरा मन पढ़ सकती है? आर्यन को पूरा यकीन था कि शीतल उसका मन पढ़ सकती है। मुझे नहीं पता, तुम्हारा वर्तमान स्वरूप एक अलग आयाम में है, इसलिए तुम अपनी महिलाओं से जुड़ नहीं पाओगे। प्रिया और लया परिद्वार में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारे कनेक्शन से कट गई हैं। अवनी ने आर्यन को बताया कि क्या हुआ था। तो ये वास्तव में दूसरी दुनिया है। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे दूसरे आयाम में भेज दिया जाएगा। जाहिर है कि आर्यन अभी गॉड रेल्म में नहीं था। ऐसा ही होना चाहिए।
अब तुम उसके साथ अकेले हो, बस इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। मैं खुद इस जगह से काफ़ी अपरिचित हूँ। तुम कह सकते हो कि मैं यहाँ कभी नहीं आई। अवनी यहाँ कभी नहीं आई थी और उसके पास इस जगह का कोई अनुभव या ज्ञान नहीं था। आर्यन ने इस जगह के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की। ये संभव था कि उसके पास इस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई सूचना हो। हम वर्तमान में दूसरी दुनिया के रसातल में हैं। शीतल ने आर्यन को बताया कि वे एक ऐसी जगह पर हैं जिसे दूसरी दुनिया का रसातल कहा जाता है। तो ये सच है कि हम वहीं हैं जहां दूसरी दुनिया के राक्षस मौजूद हैं? आर्यन के पास इस जगह के बारे में जानकारी की कमी थी। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग दूसरी दुनिया के रसातल के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग कभी इस जगह में दाखिल हुए हैं। शीतल समझ सकती थी कि आर्यन को इस जगह के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी। अश्विनी के पास सटीक जानकारी क्यों नहीं है? मुझे केवल इतना पता है कि दूसरी दुनिया का रसातल गॉड रेल में एक निषिद्ध स्थान है और वहां आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। आर्यन जानना चाहता था कि अश्विनी द्वारा साझा की गई यादों में ये मामला क्यों नहीं था। अश्विनी कभी दूसरी दुनिया के रसातल में नहीं गई थी। जैसा कि शीतल ने कहा था, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इस जगह में प्रवेश करने में सक्षम थे। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? शीतल ने आर्यन से पूछा। वो आर्यन की स्थिति जानना चाहती थी। कुछ महसूस हुआ? आर्यन नहीं जानता था कि शीतल किस बारे में बात कर रही है। आर्यन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये थोड़ा अजीब है। तुम्हारे पास गहन प्रकाश की शक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम इस जगह से प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हो? शीतल जानना चाहती थी कि आर्यन दूसरी दुनिया के रसातल में अंधेरे से प्रभावित क्यों नहीं हुआ। मेरे पास वास्तव में तुम्हारी तरह प्रकाश की शक्ति नहीं है। आर्यन ने स्वीकार किया कि उसके पास शीतल की तरह शुद्ध गहन प्रकाश की शक्ति नहीं थी। ऐसा ही है, दूसरी दुनिया का रसातल उन साधकों पर भयानक प्रभाव डालता है जिनके पास गहन प्रकाश की शक्ति नहीं होती। वे इस जगह में प्रवेश करते ही जल्दी थकावट महसूस करने लगते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है। शीतल ने आर्यन को समझाया। क्या ऐसा है? ये अजीब नहीं है। ये जगह बहुत भयानक है। निश्चित रूप से कोई भी मूर्ख इस जगह पर नहीं जाना चाहेगा। तुम्हारा मामला थोड़ा दिलचस्प है। शीतल ने महसूस किया कि आर्यन का मामला काफी दिलचस्प था। क्या ये तुम्हारे शरीर के दिव्य कवच के कारण है या तुम्हारे शरीर में मौजूद मजबूत विरासत के कारण? मुझे आश्चर्य है कि इनमें से किसने तुम्हें सहने के योग्य बनाया है, शीतल ने आर्यन से कहा। आर्यन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। शीतल की बात सुनकर वो तुरंत सतर्क हो गया। उसे इस बारे में कैसे पता चला? आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि शीतल को इस मामले के बारे में कैसे पता चला। वास्तव में ये महिला कौन थी? शीतल के रहस्यमय स्वभाव ने आर्यन को बहुत चौकन्ना कर दिया। आर्यन को सतर्क रहना था, क्योंकि वो वास्तव में नहीं जानता था कि उसके सामने ये महिला कौन है और उसे इतनी विस्तृत जानकारी कैसे मिली। आर्यन बहुत सावधान रहा था। उसने फैसला किया था कि वो खुद को और उजागर नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे किसी को आर्यन के रहस्यों का पता चले। तुम्हें इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। शीतल ने कहा कि वो आर्यन के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? आर्यन को अभी भी शीतल पर विश्वास नहीं था। उसे अभी भी शीतल पर संदेह था। अगर मैं वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहती तो मैं इसे बहुत पहले ही कर चुकी होती आर्यन, शीतल ने कहा और आर्यन को समझाने की कोशिश की। आर्यन आसानी से विश्वास नहीं करेगा। वो आसानी से ऐसी बात यकीन नहीं कर सकता था। शीतल जैसा व्यक्ति ये जानने के लिए बहुत महान होना चाहिए कि वो कौन है। क्या ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है? फिर तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? ये आर्यन और शीतल के बीच पहली मुलाकात होनी चाहिए थी। शीतल को आर्यन के बारे में सब कुछ कैसे पता हो सकता है? अगर मैं कहूं कि मैं भविष्य में सब कुछ देख सकती हूं तो क्या तुम विश्वास करोगे? शीतल ने कहा। आर्यन ने शीतल द्वारा अभी किए गए कार्यों के बारे में सोचा। इस दुनिया में वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जो भविष्य देखने में सक्षम थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वे इसे इतने विस्तार से नहीं कर सकते थे। तुमने जो किया वो बहुत विस्तृत है। मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया। यदि तुम मुझे ये समझाओ तो शायद मैं विश्वास कर लूं। आर्यन अभी भी शीतल पर विश्वास नहीं कर रहा था। शीतल मुस्कुराई। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आर्यन ऐसा क्यों कर रहा है। आर्यन शीतल की मौजूदगी को लेकर बहुत चौकन्ना था। आर्यन का इस तरह का व्यवहार शीतल को थोड़ा मजेदार लगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस दुनिया में मैं तुम्हें बहुत विस्तार से कुछ नहीं कह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूं तो इसके परिणाम होंगे। शीतल आर्यन को इस मामले के बारे में बताना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि आर्यन को ऐसा कुछ बताने के परिणाम भुगतने पड़ते। परिणाम? आर्यन जानना चाहता था कि शीतल ने किस तरह के परिणामों की बात की थी। अतीत इतिहास है और वर्तमान एक प्रगतिशील कहानी है, जबकि भविष्य एक रहस्य है। यदि मैं कहती हूं कि भविष्य आकाश का एक रहस्य है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तुम्हें यह सिद्धांत पता होना चाहिए। शीतल ने उसे स्वर्ग का सिद्धांत बताया। निश्चित रूप से मुझे यह सिद्धांत पता है।
आर्यन स्वाभाविक रूप से जानता था कि शीतल क्या कह रही है। अध्याय 1648। शीतल ने आर्यन के घावों का इलाज करने में मदद की। आर्यन को अभी भी शीतल पर संदेह था कि क्या शीतल वास्तव में वो कर सकती थी जो उसने अभी कहा था, या वो सिर्फ एक झूठ था। क्या तुम इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता जानती हो? आर्यन ने शीतल से इस जगह से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूछा। ये जगह बहुत बड़ी है और इसके केवल एक हिस्से का ही नक्शा बनाया गया है। शायद ये केवल 2% के आसपास है, इसलिए इस जगह से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। शीतल ने आर्यन को बताया कि इस जगह से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल काम होगा। क्या तुम्हारे पास नक्शा है? वो मुझे दे दो। आर्यन ने शीतल से नक्शा मांगा। मैं उस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। शीतल ने कहा कि वो आर्यन की मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि शीतल के पास इस जगह का नक्शा नहीं था। तो अपने दम पर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूंकि कोई मौका नहीं था, इसलिए आर्यन केवल अपने दम पर बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता था। आर्यन बाहर निकलने का रास्ता खोजने गया। वो अपना रास्ता खुद खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? शीतल ने आर्यन से पूछा। बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में। मैं बस इस जगह पर नहीं रुकना चाहता। आर्यन ने कहा कि अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो उसे तुरंत इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। आर्यन को अब भी शीतल पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजने का फैसला किया। शीतल ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और वो आर्यन के पीछे पीछे चल दी। शीतल आर्यन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर आर्यन अकेला जाता तो बुरा हो सकता था। आर्यन और शीतल उड़ने लगे। चूंकि उन्हें बाहर निकलने की दिशा नहीं पता थी, इसलिए वे दोनों केवल यादृच्छिक दिशाओं में उड़ सकते थे। यहाँ कोई दिशा नहीं है और आर्यन और शीतल इस जगह की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते। वे इस जगह के रास्ते को याद रखने के लिए केवल अपनी वृत्ति और यादों का उपयोग कर सकते थे। आर्यन और शीतल साथ साथ चले। इस यात्रा में आर्यन पर अक्सर उन राक्षसों द्वारा हमला किया गया जिनसे वे मिले थे, जबकि शीतल पर इस जगह में रहने वाले राक्षसों द्वारा लगभग कभी हमला नहीं किया गया। इस जगह में रहने वाले सभी राक्षस अत्यंत रहस्यमय और अजीब कहे जा सकते थे। आर्यन ने गॉड रेल्म में भी लगभग कभी इतना अजीब राक्षस नहीं देखा था। तुम पर हमला क्यों नहीं किया गया? आर्यन को कुछ अजीब लगा। इस यात्रा में शीतल पर लगभग कभी हमला नहीं हुआ। हमेशा आर्यन ही था जिसे दुश्मन से हमले झेलने पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर के चारों ओर एक शक्ति है जो मुझे दुश्मन से बचाती है, इसलिए वे करीब आने की हिम्मत नहीं करते। शीतल ने वो कारण बताया कि उस पर दुश्मन द्वारा हमला क्यों नहीं किया गया। कैसी शक्ति? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन ने महसूस नहीं किया और न ही शीतल को अपनी शक्ति का उपयोग करते देखा। शीतल अपने शरीर पर चमक के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। वो एक रोशनी की तरह बहुत उज्ज्वल थी जिसने सभी को रोशन कर दिया। इसे देखो। शीतल ने इसे आर्यन की ओर इशारा किया और उसके शरीर से एक बहुत तेज रोशनी निकली। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शीतल द्वारा उत्संजित प्रकाश इतना उज्ज्वल था कि आर्यन को इसे देखने में थोड़ी परेशानी हुई। जैसे ही शीतल ने अपने प्रकाश का उपयोग किया, इस जगह में रहने वाले सभी राक्षस भाग गए। शीतल एक ऐसी महामारी की तरह थी जिससे इस जगह के राक्षस बच रहे थे। ये अजीब नहीं है कि तुम पर हमला नहीं किया गया, तो ये सारा समय तुम्हारा शरीर एक गहन प्रकाश से ढका हुआ था। शीतल वास्तव में अपने शरीर को गहन प्रकाश के साथ घेरे हुए थी। अगर शीतल ऐसा नहीं करती तो निश्चित रूप से शीतल पर भी इस जगह के राक्षसों द्वारा हमला किया जाता। अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम अपने पास मौजूद दिव्य कवच का उपयोग कर सकते हो। शीतल ने आर्यन से कहा कि वो अपने दिव्य कवच का उपयोग करे, जिससे आर्यन किसी भी राक्षस को पीछे हटा सके जो करीब आने की कोशिश करता है। शीतल दिव्य कवच का उपयोग करते समय आर्यन की ताकत देखना चाहती थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी भी इस समस्या को संभाल सकता हूं। आर्यन ने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और वो इस समस्या को अकेले संभाल सकता है। ये तुम्हारी मर्जी है, मैं बस तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती थी। चूंकि आर्यन ने उसकी सलाह को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए शीतल ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आर्यन ने शीतल की ओर देखा। ये महिला उड़ते समय भी बहुत सुंदर थी। वर्तमान स्थिति में भी वो एक बहुत ही महान महिला थी। मास्टर, क्या वो बहुत सुंदर और पूरी तरह से कोमल महिला नहीं है? अवनी ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि शीतल बहुत सुंदर और एक महिला की कोमलता से भरी हुई थी। ये महिला अभी भी बहुत रहस्यमयी है, मैं इसके करीब नहीं रह सकता। शीतल आर्यन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसलिए आर्यन शीतल के करीब नहीं रह सकता था। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, वरना वो तुम्हारी मदद क्यों करती? अवनी ने कहा कि शीतल के मन में आर्यन के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर शीतल का वास्तव में आर्यन के लिए कोई बुरा इरादा होता तो वो निश्चित रूप से आर्यन की मदद नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं सावधान रहने की कोशिश करूंगा। आर्यन सावधान रहने की कोशिश करेगा और वो सावधान रहने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। यात्रा जारी रही। इस बार रास्ते में आर्यन ने अपने युद्ध कौशल का अभ्यास किया। ये जगह आर्यन के प्रशिक्षण के लिए काफी उपयुक्त है। इस जगह के राक्षसों में ऐसी क्षमताएं हैं जो प्रशिक्षण के योग्य हैं।
आर्यन इस जगह के राक्षसों को कितना भी मारे और नष्ट कर दे, इस जगह के राक्षस लगभग अनंत हैं। सभी राक्षस लगभग कभी खत्म नहीं होते और अधिक से अधिक होते जा रहे हैं। आर्यन की ताकत सीमित थी। स्वाभाविक रूप से लगातार दुश्मन का सामना करने से आर्यन थक गया था, यहां तक कि उसे दुश्मन के हमलों से कई चोटें लगी थीं। आर्यन को अपनी चोटों की ज्यादा परवाह नहीं थी। आर्यन अपने दुश्मन से युद्ध करने पर ज्यादा केंद्रित था। शीतल ने आर्यन की ओर देखा, जो दुश्मन से युद्ध कर रहा था। वो लड़ने में बहुत उत्साही है। शीतल ने आर्यन में वो उत्साह देखा। शीतल आर्यन में वो मजबूत होता उत्साह देख सकती थी। लड़ाई और 2 दिन 2 रात की लंबी यात्रा के बाद आर्यन ने आखिरकार विश्राम करने का फैसला किया। आर्यन ने जीवित रहने और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक अस्थायी टेंट बनाया। इन 2 दिनों और रातों के दौरान आर्यन ने कई सुराग नहीं बनाए और उसे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या तुम ठीक हो? शीतल आर्यन के पास आई। उसने आर्यन की स्थिति के बारे में पूछा। मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने कहा कि वो ठीक है। इस तरह का छोटा घाव आर्यन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हो। मैं तुम्हारे घावों का इलाज करूंगी। शीतल ने अपनी प्रकाश शक्ति का उपयोग किया। उसने इसका उपयोग आर्यन के घावों को ठीक करने के लिए किया। आर्यन का शरीर एक बहुत ही सुखद गर्माहट से ढक गया। आर्यन के शरीर के घाव भरने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई निशान ही ना हो। आर्यन की उपस्थिति में भी सुधार हुआ और वो पहले से बेहतर दिखने लगा। मात्र 30 सेकंड में आर्यन वापस टॉप स्थिति में आ गया। उसके शरीर के सभी घाव पूरी तरह से चले गए थे और भर गए थे। तुम्हारी शक्ति भी काफी उपयोगी है। आर्यन ने देखा कि शीतल की शक्ति बहुत उपयोगी थी। अध्याय 1649। केवल थोड़ा समय बचा है। ये शक्ति वास्तव में बहुत उपयोगी है। ये घायल लोगों की मदद कर सकती है। शीतल ने आर्यन से कहा। तुम मेरी मदद क्यों करती रहती हो? आर्यन ने शीतल से पूछा। आर्यन इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि शीतल बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद क्यों कर रही थी। शीतल आर्यन के प्रति बहुत दयालु थी। क्या हमें किसी की मदद करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? शीतल ने आर्यन से सवाल किया। वास्तव में नहीं। अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें समस्याएं हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बचपन से ही आर्यन ने एक अच्छा सबक सीखा था। उसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना सिखाया गया था। मैंने तुम्हारे साथ भी वही किया। क्या मेरे पास तुम्हारी मदद न करने का कोई कारण होना चाहिए? शीतल ने आर्यन से कहा। आर्यन चुप था। शीतल ने जो कहा वो समझ में आता था। चूंकि आर्यन घायल था, इसलिए शीतल ने अनजाने में उसकी मदद की थी। आर्यन अब ठीक हो गया था। अब वे अपनी यात्रा जारी रख सकते थे। आर्यन तुरंत अपने रास्ते पर नहीं निकला। उसने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन को अभी तक शीतल का नाम नहीं पता था। शुरू से ही शीतल ने कभी अपना नाम नहीं बताया था। मैं शीतल हूं। शीतल ने आर्यन को अपना परिचय दिया। तुम बहुत सुंदर और सभ्य रखती हो। तुम निश्चित रूप से किसी कुलीन परिवार से होगी। आर्यन ने शीतल के व्यवहार को देखा। वो लंबे समय से शीतल का निरीक्षण कर रहा था। शीतल बहुत सुंदर थी। वो इतनी चमकदार थी कि दूसरों को लगता था कि शीतल किसी ऊंचे पद की महिला है। मैं एक निचले परिवार से आती हूं। शीतल ने कहा कि वो एक बहुत ही साधारण परिवार से है। तुम जो कह रही हो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। आर्यन को शीतल की बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। शीतल जो कह रही थी शायद तर्कसंगत नहीं था। कौन शीतल की बात पर विश्वास करेगा? निश्चित रूप से हर कोई इस मामले पर विश्वास नहीं करना चाहेगा। कौन मानेगा कि शीतल एक साधारण परिवार से थी? वे निश्चित रूप से उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? शीतल ने आर्यन से कहा। आर्यन को अविश्वास में देखकर शीतल ने उससे फिर पूछा। बेशक मुझे विश्वास है। मैं देख सकता हूं कि तुम झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रही हो। आर्यन महसूस कर सकता था कि शीतल इस बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। शीतल मुस्कुराई। आर्यन की बात सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराई। अफसोस की बात यह है कि आर्यन देख नहीं सका कि शीतल की मुस्कान कैसी थी। शीतल ने एक हुड पहना था जिसने उसकी सूरत को ढक रखा था। हमें इस जगह से बाहर निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। शीतल ने आर्यन को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, मैं सहमत हूं। आर्यन मान गया। वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया। वर्तमान में आर्यन का केवल एक ही साथी है, इसलिए आर्यन केवल शीतल के साथ ही रह सकता है। चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आर्यन ने शीतल से कहा। इस बीच उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम समय बर्बाद न करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ का समय बाहरी दुनिया से अलग है। यहाँ का 1 महीना बाहर के 1 साल के बराबर है। शीतल ने आर्यन को गॉड रेल्म और दूसरी दुनिया के रसाद के बीच के समय के अंतर के बारे में याद दिलाया। तुमने क्या कहा? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी दुनिया के रसाद का गॉड रेल्म के साथ इतना बड़ा समय का अंतर होगा। 2 दिन बीत चुके हैं। बाहर 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया होगा। आर्यन ने अपने समय के बारे में सोचा। अगर ऐसा था तो आर्यन के पास केवल 15 दिन बचे थे, अन्यथा वो एल्फ गांव में प्रवेश करने और 7 रंगों वाला जीवन का फूल प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास केवल 14 दिन बचे हैं, अन्यथा तुम एल्फ गांव में प्रवेश करने वाली ट्रेन चूक सकते हो। शीतल ने आर्यन को बताया कि उनका समय बहुत सीमित था। आर्यन को शीतल की बात सुनकर अब आश्चर्य नहीं हुआ। ये महिला निश्चित रूप से सब कुछ जानती होगी। शायद शीतल पहले से ही जानती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है।
ये महिला बहुत जटिल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करना है। शीतल बहुत जटिल थी, आर्यन के लिए उसे समझना आसान नहीं था। आर्यन अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वो तुरंत गया और अपनी गहन ऊर्जा को बहाल करने की कोशिश करने लगा। शीतल अब आर्यन की सुरक्षा की जिम्मेदार थी। वो इस जगह के आसपास उन दुश्मनों से पहरा दे रही थी जो बुरा करने की कोशिश कर सकते थे। लगभग 1 घंटे के बाद आर्यन पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में था। गोलियों और दवाइयों का उपयोग आर्यन की रिकवरी के लिए बहुत उपयोगी था। चलो चलते हैं। आर्यन ने शीतल को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आमंत्रित किया। उनके पास सीमित समय था, इसलिए उन्हें जल्दी करनी थी। आर्यन और शीतल अत्यंत तेज गति से उड़े। दोनों ने उन दुश्मनों को हराया और नष्ट किया जो हमेशा रास्ते में आ रहे थे। पहले की अपेक्षा इस बार शीतल ने युद्ध किया। उसने आर्यन के साथ मिलकर काम किया और अपनी थोड़ी बहुत शक्ति दिखाई। शीतल की मदद से आर्यन दुश्मन से जल्दी छुटकारा पाने में सक्षम था। आगे कुछ शक्तिशाली राक्षसों वाला एक साम्राज्य है। आर्यन ने आगे की दिशा में कुछ महान शक्ति को देखा और महसूस किया। ये एक राक्षसों का साम्राज्य हो सकता है, फिर हम अंदर जानकारी खोज सकते हैं। शीतल ने आर्यन को आगे मौजूद राक्षसों के साम्राज्य में जानकारी खोजने के लिए कहा। क्या यह संभव है? शुरू से ही सभी राक्षसों ने हम पर उग्र रूप से आक्रमण किया है, उनके साथ कोई समझौता या सहयोग नहीं किया जा सकता, आर्यन ने शीतल से कहा। वे राक्षस एक साम्राज्य बनाने में सक्षम हैं, इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि औसत से ऊपर है, शीतल ने आर्यन से कहा। यदि आर्यन की बात सच थी कि उसके सामने एक राक्षसों का साम्राज्य था, तो शीतल पुष्टि कर सकती थी कि इन राक्षसों का बुद्धि स्तर बहुत ऊंचा था। ठीक है, कोशिश करते हैं, बस मुझे यही उम्मीद है कि तुम जो कह रही हो वो सच न हो। आर्यन और शीतल एक बहुत बड़े और विशाल साम्राज्य में पहुंचे। ये साम्राज्य पत्थरों के ढेरों से बने कई घरों के साथ विशाल लग रहा था। मौजूदा गॉड रेल्म के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस साम्राज्य को खराब माना जा सकता है, फिर भी राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। आर्यन अंदर घुस गया। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस महान साम्राज्य के अंदर क्या था। अंदर आर्यन ने देखा कि यहाँ के राक्षस डेमी ह्यूमंस जैसे अधिक थे। भले ही उनके आकार अजीब थे, फिर भी वे उच्च बुद्धि वाले डेमी ह्यूमंस जैसे दिखते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई साम्राज्य होगा, साथ ही वे मनुष्यों की तरह गतिविधियां भी करते हैं। आर्यन ने पहली बार ऐसी कोई चीज अजीब देखी थी। ये दुनिया रहस्यों से भरी है और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, शीतल ने आर्यन से कहा। क्या उनके बीच भेष बदलना संभव है? आर्यन जानना चाहता था कि क्या वो अपना भेष बदल सकता है और ऐसी जानकारी खोज सकता है जिसका उपयोग वे कर सकें। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे शरीर में काली शक्ति नहीं है, इसलिए तुम भेष नहीं बदल सकते। यहाँ के राक्षस हमारे जैसे मानव अस्तित्व के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। शीतल ने आर्यन को ऐसा न करने की चेतावनी दी। आर्यन दूसरा रास्ता सोचने लगा कि वे बाहर निकलने की जानकारी कैसे पा सकते हैं। अध्याय 1650 सफेद बाघ। ऐसा लगता है कि तुम कुछ योजना बना रहे हो, शीतल ने कहा कि आर्यन कुछ योजना बना रहा था। मैं वास्तव में कुछ योजना बना रहा हूं, आर्यन ने स्वीकार किया कि वो वर्तमान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने की योजना बना रहा था। मेरे साथ आओ, आर्यन ने शीतल को अपने पीछे आने के लिए कहा। आर्यन शीतल के साथ मिलकर एक योजना को अंजाम देना चाहता था। आर्यन को शीतल की क्षमताओं के बारे में चिंता नहीं थी। ये महिला छिपने में आर्यन से भी कहीं बेहतर हो सकती थी। आर्यन और शीतल अंधेरे में चले। वे इमारतों के पीछे भागे और इस जगह के राक्षसों से छिप गए। आर्यन, तुमने मुझे अपनी योजना क्यों नहीं बताई? शीतल ने आर्यन से पूछा कि वो क्या करने वाला है। क्या तुम्हें पहले से ही पता नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं? आर्यन ने शीतल से कहा। आर्यन ने सोचा था कि शीतल को पहले से ही पता होगा, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत नहीं जाना जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी क्षमता का लगातार उपयोग करना आसान है? शीतल भविष्य देखने की अपनी क्षमता का लगातार उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। मैं आसपास मौजूद महान शक्ति वाले राक्षसों को खोजना चाहता हूं। मैं ऐसी जानकारी खोजना चाहता हूं जो बाहर निकलने के लिए उपयोगी हो सके, आर्यन ने अपनी योजना बताई। आर्यन का इरादा शक्तिशाली राक्षसों में से एक को अगवा करने का था। वो इस मजबूत व्यक्ति से जानकारी चाहता था जो शायद जानता हो कि आर्यन को इस भयानक जगह से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए। क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा नहीं है? क्या तुम उस राक्षस की ताकत जानते हो जिससे तुम लड़ने जा रहे हो? शीतल ने आर्यन से पूछा। शीतल ने फिर से आर्यन को चेतावनी दी कि दुश्मन अभी भी अज्ञात था कि उनके पास क्या क्षमताएं हैं। इसीलिए मैं दुश्मन की क्षमता देखना चाहता हूं कि वे महान हैं या नहीं, आर्यन ने कहा। आर्यन इस योजना के जोखिमों को पहले से ही जानता था। समस्या ये थी कि इससे बेहतर कोई योजना नहीं थी। आर्यन ने अपने स्पिरिट सेंस की मदद से इस जगह के आसपास मजबूत राक्षसों की मौजूदगी का पता लगाया और वो एक शक्तिशाली राक्षस को खोजने में कामयाब रहा। ठीक है, मुझे एक राक्षस मिला है जो काफी मजबूत है, आर्यन ने कहा कि उसने पास ही एक मजबूत राक्षस ढूंढ लिया है। वो शक्तिशाली राक्षस वर्तमान में सड़कों पर था और कई अंगरक्षकों के साथ यात्रा कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके चारों ओर कई पहरेदार हैं। आर्यन ने सफेद बाघ के आसपास के पहरेदारों को गिना। इस राक्षस की रक्षा करने वाले अनगिनत रक्षक थे। जो राक्षस मिला वो सफेद बाघ के समान चेहरे वाला एक बड़ा राक्षस था। उसका शरीर विशाल था और उसने मनुष्यों के समान प्राचीन कपड़े पहने थे।
वो उस ओर्क हाइड्रा की तरह बोल भी सकता था जिससे आर्यन पहले लड़ा था। हमारे साम्राज्य की वर्तमान स्थिति कैसी है? क्या राजा को पता है कि हाल ही में ड्यूक ने सत्ता हथियाने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है? सफ़ेद बाघ ने अपने आदमियों से पूछा। शायद वो पहले से ही इस मामले के बारे में जानता है। मुझे लगता है कि राजा जानबूझकर इस मामले को होने दे रहा है। ड्यूक की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। अगर वे आपस में भिड़ गए तो ये नुकसान होगा। एक राक्षस ने सफ़ेद बाघ के सवाल का जवाब दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। ऐसा लगता है कि हमें बस कुछ समय के लिए देखने की ज़रूरत है कि कौन जीतेगा। हम जीतने वाले पक्ष के साथ जाएंगे और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, सफ़ेद बाघ ने अपने विश्वास पात्रों से कहा। बॉस, आप महान हैं, आप बहुत समझदार हैं। पछताने से बेहतर है इसमें शामिल न हुआ जाए। इस विश्वास पात्र ने सफ़ेद बाघ की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। सफ़ेद बाघ ने जो किया वो बहुत अच्छा था। उस तरह उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सफ़ेद बाघ हंसा। अपने अधीनस्थ की प्रशंसा सुनकर वो खिलखिला उठा। चलो एक पार्टी करते हैं, हम पूरे आनंद के साथ पार्टी का लुत्फ उठाएंगे। सफ़ेद बाघ ने सभी से कहा कि आज वे जश्न मनाएंगे। हाँ, सफ़ेद बाघ के रक्षक ये सुनकर खुश हो गए। वे दावत उड़ाने और खाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। क्या तुम अभी भी इस मामले को जारी रखना चाहते हो? शीतल ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन इस योजना को आगे बढ़ाना चाहता है या यहीं रुकना चाहता है। हम बाघ को पकड़ेंगे, मैं उससे जानकारी हासिल करूंगा। ऐसा लगता है कि इस सफ़ेद बाघ के पास बहुत जानकारी है। आर्यन ने योजना बनाई जिसका लक्ष्य सफ़ेद बाघ को पकड़ना था। आर्यन और शीतल ने सफ़ेद बाघ का पीछा किया। वे दोनों उसके पीछे पीछे एक राक्षसों के भोजनालय में गए। आर्यन और शीतल अंदर गए। दोनों ने अंदर जाने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया। राक्षसों का भोजनालय बहुत साधारण लग रहा था। वहाँ केवल पत्थर की मेज़ें थीं और खाने के लिए कुछ घृणित दिखने वाले व्यंजन थे। परोसे गए व्यंजन इतने घृणित थे कि सामान्य लोग उन्हें पहली बार देखते ही बीमार हो जाते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा होगा। आर्यन को इस जगह के थोड़ा बेहतर होने की कल्पना थी। तुम क्या उम्मीद करते हो? ये दूसरी दुनिया का रसातल है। ये जगह पहले से ही अच्छी है। ये उन जगहों से बेहतर है जो हमने पहले देखी हैं। शीतल के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी थी। फिर भी ये गॉड रेल्म के सबसे बदसूरत रेस्टोरेंट से बदतर है, आर्यन ने शीतल से कहा। अब जब आर्यन सही जगह पर था तो उसकी योजना को कार्यरूप देने का समय आ गया था। आर्यन ने एक दवा का उपयोग किया जिससे खाने पर पेट में दर्द हो जाता है। उसने इसे सफ़ेद बाघ के खाने पर फेंक दिया। क्या ये काम करेगा? वो कोई सामान्य राक्षस नहीं है, शीतल ने कहा। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन की दवा सफ़ेद बाघ के खिलाफ काम करेगी। मेरी बनाई दवा को कम मत समझो। ये दवा बहुत प्रभावी होनी चाहिए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे आजमा सकती हो। आर्यन ने शीतल को उस दवा को चखने के लिए आमंत्रित किया जो उसने सफ़ेद बाघ के खाने पर डाली थी। मास्टर, उसके पास प्रकाश की शक्ति है। इस तरह की चीज़ उस पर लागू नहीं होगी। आप खुद को अपमानित कर रहे हैं। अवनी ने आर्यन को शीतल की क्षमता की याद दिलाई। आर्यन इस मामले को लगभग भूल ही गया था कि शीतल कौन थी। शीतल के पास बहुत मजबूत प्रकाश शक्ति थी, इसलिए इस तरह की चीज़ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। वास्तव में नहीं। आर्यन ने दवा वापस ले ली। इसे शीतल को देने का कोई मतलब नहीं था। शीतल आर्यन को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आर्यन बहुत प्यारा लग रहा था। उसने एक बच्चे की तरह बहुत प्यारी हरकत की थी। शीतल का काफ़ी समय से इस तरह मनोरंजन नहीं हुआ था। आर्यन ने शीतल के लिए मुफ्त मनोरंजन प्रदान किया था। आर्यन और शीतल ने आर्यन द्वारा दी गई दवा के असर का इंतजार किया। दवा का असर दिखने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। सफ़ेद बाघ ने अपने सामने रखे भोजन का आनंद लिया। उसने उसे बहुत लालच सिखाया। जब सफ़ेद बाघ खाने में मग्न था तो उसे पता चला कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। इससे सफ़ेद बाघ रुक गया। क्या हुआ बॉस? पास खड़े अनुयायी ने पूछा। उसने पूछा कि सफ़ेद बाघ को क्या हुआ है। कोई बात नहीं, मैं पहले जाऊंगा। सफ़ेद बाघ ने कहा कि वो पहले जाएगा।